Sir, this side. So the Congress has been raising this issue consistently. Mr. Rahul Gandhi recently met farmer trade union leaders also. So is there any, are there any plans afoot to launch a nationwide movement against this deal and the treatment meted out to the farmers? There is great consternation, resentment, upheaval, not only among the farming community, but also among traders, shopkeepers, among small businessmen, small industrialists. I am 100% certain that Congress party will deliberate. Congress President and Leader of Opposition, Shri Rahul Gandhi, will deliberate. And whatever is the future plan of action will be communicated by our General Secretary organization after deliberation. रणदीप जी, अभी आपने क्रूड ऑयल में एस्टिमेटेड लॉस बताया, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि क्रॉप्स में कितना एस्टिमेटेड लॉस भारत के किसानों को होगा? अलग अलग मक्का, ज्वार, बाकी चाहे कॉटन में कितना नुकसान भारत के 72 करोड़ किसानों को होगा अगर ये ट्रेड डील इसी रूप में रहा तो? आदरणीय मित्र, मैंने लॉस नहीं बताया। मैंने ये बताया कि जब आप रूस से तेल खरीदते थे तो 4 वर्ष में आपकी कितनी बचत थी। अब लॉस कितना होगा वो तो अमेरिका किस रेट पे आपको तेल बेचेगा उसके ऊपर निर्धारित होगा। तो मुझे अभी वो मालूम नहीं है, शायद देश को भी मालूम नहीं है। मुझे नहीं पता, ये भी ट्रम्प साहब ट्वीट करके बताएंगे या हम उनसे बात करेंगे इस बारे में, तो वो तो भविष्य में के गर्भ में है। जहाँ तक सवाल है किसान के नुकसान का, उसका आकलन हो सकता है, आप सही हैं, पर उसका आकलन तब होगा जब हमें ये मालूम चलेगा आप क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में आयात कर रहे हैं। और सवाल रुपयों में नुकसान का नहीं है। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, सवाल रोजी रोटी खत्म होने का है। अगर आप विदेशी कपास मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी ज्वार मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी मक्का मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी अखरोट, बादाम और पिस्ता मंगवाएंगे, अगर आप विदेशी सेब और नाशपाती और संतरा मंगवाएंगे, तो भारत के उत्पादक किसान की रोटी का क्या होगा? उसको तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। रणदीप जी, कल प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में ट्रेड डील को जस्टिफाई किया और उसको देश हित में बताया, और रादर यूपीए गवर्नमेंट के डील निगोशिएट करने की जो पॉलिसी थी और फेलियर था उसकी बात की। तो क्या प्राइम मिनिस्टर के क्लैरिफिकेशन से आप संतुष्ट नहीं हैं कि उन्होंने पूरी तरह से सही जवाब नहीं दिया? जी, इसीलिए इन तथ्यों को सार्वजनिक पटल पर रखने की आवश्यकता पड़ी। बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व कितने दिन कांग्रेस को गाली देकर या हमें भला बुरा कहकर अपनी रोटियां सेकता रहेगा? आप 11 साल, अब 12 हो जाएंगे, से सत्ता में हैं। समझौता आप करें, जुम्मेवार पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएं। ये कितने दिन चलने वाला है? देश हित आप बेच डालें, गिरवी रख डालें, जुम्मेवार इंदिरा जी और राजीव जी की हो जाए। राष्ट्रहित की बलि आप दे दें, किसान को बलि वेदी पर आप चढ़ा दें, छोटे छोटे उद्योगपति और दुकानदार को आप मार डालें और जुम्मेवार राहुल गांधी हो जाएं। कितने दिन चलेगा? प्रधानमंत्री जी को इन तथ्यों सहित सार्थक प्रश्नों का देश को जवाब देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये देश हित की बात है। सर, क्योंकि आप ट्रेड डील पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो ये ट्रेड डील पे फार्मर्स और व्यापारियों की आप लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर चाहें तो खुले मंच पे आके चर्चा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल गांधी को कि वो आके चर्चा कर सकते। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी? क्या आप कोई ओपन डिबेट के लिए जाएंगे? देखिए, राहुल जी ने इसीलिए हमको और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें, हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है। उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है,
वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है, तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। सर, आपने 2-3 क्रॉप की चर्चा की जिसमें ज्वार, मक्का और सोयाबीन की बात आपने कही। अमित शाह ने कहा इन ड्यूरिंग यूपीए सरकार जो सपोर्ट प्राइस पे परचेज की गई थी उससे 15 गुना ज्यादा मोदी सरकार ने 10 साल में सपोर्ट प्राइस पे परचेज किया है। आदरणीय मित्र, मैं कई बार सदन के पटल पर ये बात रख चुका, मैं फिर दोहराता हूँ। ये कहते हैं कि वो 26 फसलों का एमएसपी घोषित करते हैं, वो घोषित करते हैं, देते नहीं। जो 2024-25 की फसल खरीद का आंकड़ा कृषि विभाग की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, वो दिखाएगा कि देश में कुल उत्पादन का धान लगभग 24%, गेहूं लगभग 40%, 2% कम ज्यादा होता रहता है। उसके अलावा कोई फसल 1% से ज्यादा एमएसपी पर सरकार नहीं खरीदती। कुल उत्पादन का 1% से ज्यादा कभी उन्होंने कोई फसल खरीदी हो तो आप एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ले आइए, मैं उनके मंत्रालय के आंकड़े कई बार यहीं से जारी कर चुका हूं, फिर दे दूंगा। रणदीप जी, पिछले 2-3 साल पहले आपको पता है कि जैसे कि काला कानून आया था और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे नेता थे और जो यूनियन मिनिस्टर थे वो लोगों के पास जा रहे थे और समझा रहे थे कि ये सबसे अच्छा है, लेकिन बाद में मोदी जी को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन अभी भी जब यूएस ट्रेड डील आया है, हमारा वहाँ उड़ीसा में जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है वो लोगों के पास जा रहे हैं और समझा रहे हैं ये यूएस ट्रेड डील बहुत अच्छा है। और इसके आगे कांग्रेस जब स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बना रही है, तो आपको क्या लग रहा है जो किसान लोग हैं, जो जागरूक होना, जो जिसको रिएक्शन रखना चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आ रहे, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? आदरणीय मित्र, किसान और खेत मजदूर जो हल की मूठ पकड़कर पेट और पीठ से इस देश का पेट पालता है एक करके, वो जागृत है। केवल दिल्ली की सरकारें उसको कभी कभी हमें अनपढ़ बोल देती हैं, कभी जाहिल बोल देते हैं, कभी ये भी कह देते हैं प्रधानमंत्री मेरे लिए मरे क्या जब 700 किसान मरते हैं तो। पर किसान और खेत मजदूर को जिस दिन आप कम आंकेंगे, वो दिल्ली की सरकार की सत्ता की चूलें उखाड़कर फेंक देता है। इसलिए उसे कम आंकना बेवकूफी के सिवाय कुछ नहीं है। Sir, I have two questions. One is that you are seeking reply on the part of the government of India. Various statements have been given, either it's about S. Jaishankar or Piyush Goyal. Even S. Jaishankar has also made it clear that India is in a position to take independent decisions despite of the fact if anything is not going to like it. So are you not satisfied with the way in which these statements are coming in on their part? Second question, sir. Can I answer one? Because आप हरियाणा के व्यक्ति से 2 सवाल इकट्ठे पूछेंगे तो वो भूल जाएगा। मैंने कई बार आपको बताया, एक ही पूछते हैं, फिर दूसरा पूछ लीजिए उसके बाद। I have sadly a foreign minister when asked about US-India trade deal said this belongs to another department. When my foreign minister has no idea, comprehension, understanding, depth, knowledge of the US-India trade deal, then how do I expect me to be satisfied with his answer? Making a generic statement when asked specifically, it is the same Mr. Jaishankar who said, it doesn't belong to my department, please ask another minister. Second question. Sir, it's about another issue. Sir, your leader, Mr. Manishankar Ayyar, has given a statement. Let me finish Sir, he has my press targeted conference, this Congress. subject, and then I will take. Randeep ji, I have a question here at the Yes. back, Aditi. See, this concern has been raised by you and your party for many days, and for many days statements have come, written statements by the Commerce Secretary as well as the Commerce Minister. I am reading verbatim from the statement. What they've said is, our opening has been carefully calibrated. All sensitive items which include GM foods, which you mentioned, plus also soya meal, maize and makka, have been given no duty concession. And the third thing they've said is, this is a statement from the Commerce Ministry, millets like jowar, bajra, ragi, kodo, amaranth
have not been given any duty concession. The sensitive sectors where India is self-sufficient have been closed, have remained closed, and they are basically arguing that only sectors in the agricultural segment where we are already importing, for instance, cotton, they are saying normal cotton has not been opened, only extra long staple cotton has been opened. And that they are saying the production in the country is low. So they are making a nuanced distinction. Will you take that on board? Because you have mentioned certain segments which the Commerce Ministry is saying are closed. BJP government and its commerce minister is suffering from selective amnesia and is misleading out of political dishonesty in order to dupe and deceive public at large and farmers in particular. You raise three facets, and let me just point out one by one. The agreement is in front of us, which is the written word. They are saying they have not permitted import of jowar. And the agreement says India will eliminate tariffs on red sorghum, lal jowar. Is the minister lying, or is the agreement a fake one or a false one? Number two, they speak about not permitting genetically modified crops into India. I will be, and the Congress party will be happiest at that. But when you are permitting American sorghum, jowar to come in, when you are permitting American makkah, maize to come in through DDG, will they not be carrying, all of it is, or is America certifying that whatever they will send is non-GM, because everything is GM in America. All American maize, all American jowar is GM, genetically modified. Once it comes in, how will it not be an import? I am going to import this phone into India, but I will not import the phone into India, you are saying. Presume it is not imported. How? Phone already has something inside it. Maize already is genetically modified. Jowar is already genetically modified. Apple, pear is already genetically modified. If it is already genetically modified, will it not corrupt my seed lineage as also my diversity of my original seeds? That's my simple question, to which minister has no answer. रणदीप जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है स्टेट डील को कहा है कि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार का समर्पण है, और जिस तरह से आपने नॉन ट्रेड बैरियर की बात कही, उन लोगों ने भी कहा कि हमारी खरीद प्रणाली, एमएसपी और बोनस नीतियों पर आगे अमेरिका दबाव बनाएगा। जी, मैं किसान मोर्चा की इस बात से संपूर्णतः सहमत हूं। अच्छा, सुरजेवाला जी, इधर मैं पूनम अमर उजाला से मैं ये पूछना चाहती हूँ, देश में करीब 94,000 के करीब हमारे अपने बीज हैं, तो जब ये जीएम फसलों को लाने की बात कर रहे हैं तो उन बीजों का भी रास्ता खुल रहा है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप खुद भी किसान हैं, तो उसको लेकर भी कांग्रेस कुछ प्रयास करेगी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इस चिंता के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, और लगभग जो बहुत सारे जो हमारे बीज वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा में मैं ये कह सकता हूं कि 2 लाख के करीब बीज प्रजातियां भारत के मूल की हैं। 94,000 के संरक्षित है, पर 2 लाख से अधिक हैं वो। उन सब पर खतरा मंडरा रहा है। हमारी जब एक निर्धारित नीति है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स परमिट नहीं करेंगे, तो क्या आप चोर दरवाजे से या पिछले दरवाजे से इस समझौते की आड़ में अमेरिकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मंगवाने वाले हैं? और अगर ऐसा होगा तो ब्राजील की को कौन रोकेगा या दूसरे मुल्कों का कौन रोकेगा? क्योंकि हम तो किसी देश, दुनिया के देश से जीएम क्रॉप्स नहीं आने देते। द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू आंसर।
सर 2022 सर रणदीप सर आई कांट सी इधर उधर सर 2029 या उसके पहले अगर आप लोगों को मौका मिलता है सरकार में आने का, क्या आप लोग रिव्यू करेंगे ये जो ट्रेड एग्रीमेंट की रूपरेखा सामने आई है, या आगे उसके फाइन प्रिंट्स आएंगे तो क्या ये रिव्यू किया जाएगा और रिवोक किया जाएगा? राष्ट्रहित सर्वोपरि, जो देश हित के खिलाफ होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसे कभी परमिट नहीं करेगी, उसकी कोई भी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। रणदीप सर, रणदीप सर एक सेकंड, वो दोस्त वहां बैठे हैं, इसी मुद्दे पर सवाल है। रणदीप सर, प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यूपीए शासनकाल में जब कोई बातचीत शुरू होती थी इस तरह की, वो बीच में टूट जाती थी और कोई खास नतीजा पे नहीं पहुंचा जाता था। एक तो उन्होंने ये कहा है, आपकी पिछली सरकार पे आरोप लगाया है इससे संदर्भ में। दूसरा हमारा सवाल यह है कि सोयाबीन तेल के लिए छूट और सोयाबीन का प्रोडक्शन, दोनों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो मार्केट स्ट्रेटजी है, उन दोनों का मिलान सही है जो आपने किया है? देखिए, क्या हिंदुस्तान तिलहन और दलहन में संपूर्ण स्वायत्तता चाहता है? जवाब आपको, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और पार्टी हो, कोई कृषि विशेषज्ञ हो, हाँ में देगा। क्या हमने, राजीव गांधी जी ने नेशनल पल्सेस मिशन की शुरुआत की थी और उसके बाद मौजूदा सरकार ने भी उसे जारी रखा है, अलग अलग शक्ल हो सकती है और वो सही है, वो सरकार किसी की भी हो, हमें दलहन और तिलहन में संपूर्ण स्वावलंबिता चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वी वांट, वी डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट। जब आपका सोयाबीन प्रोडक्शन 153 लाख टन 24-25 में पहुंच गया, इस साल 165-70 मेरा अनुमान है कि पहुंच जाएगा, 60-65 तक तो 160-65 तक तो पहुंच जाएगा। ऐसे में वो ज्वार हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, सेब हो, बादाम हो, अखरोट हो, पिस्ता हो, नाशपाती हो, संतरा हो, कपास हो या कोई और फसल हो, आपके किसान पर आयात का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका आंकलन किसी भी समझौते से पहले जरूरी है। क्या ये बात गलत हो सकती है? कोई भी आपको इसका जवाब हाँ में देगा, हाँ आंकलन करना चाहिए। क्या कोई आंकलन हुआ? जवाब नहीं में। तो इन तीन सवालों के स्वयंभू जवाब में आपका जवाब छिपा है। सर, दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार में हल का मूठ पकड़कर खेती कोई करता नहीं, इसलिए वो किसान की तकलीफ को जानते नहीं। सर आपने बताया मनरेगा को अगर लें तो मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस ने एक प्लानिंग की थी किस तरह से ग्राउंड पे जाना है। इस पूरी इंडो यूएस डील और जो किसानों पर जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है उसको लेके कांग्रेस की क्या रणनीति है? अमूमन देखा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बाहर ज़मीन पर ये लागू नहीं हो पाता है। क्या एक कोई मास मोबिलाइजेशन का कार्यक्रम है या आयोजन है? वो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि खाना पूर्ति प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ही लिमिटेड रह जाता है। किस तरह से आगे का प्लान है? और एक और ऐसी में सर कि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जिन किसानों से राहुल गांधी संसद में मिले वो तो सब कांग्रेस के नेता हैं वगैरह वगैरह, तो आगे किसानों को कैसे आप लोग जोड़ेंगे इसमें? तो आज के बाद पहले दूसरा सवाल ले लें पहले, तो क्या किसान किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते? तो बीजेपी को ये ने स्वीकार लिया कि उनकी पार्टी में कोई किसान नहीं है, चलिए ये तो अच्छी बात है। बीजेपी ने ये तो मान लिया ना कि उनकी पार्टी में कोई किसान नहीं है। हमारी पार्टी में तो बहुत सारे मजदूर, किसान, दुकानदार, हर पेशे वाला व्यक्ति है। मैं तो ये कम से कम आज मन से ये स्वीकारता हूँ। जहाँ तक सवाल है आपका थोड़ा रोष भी शायद स्वाभाविक है, क्योंकि आप स्वयं एक कृषि की पृष्ठभूमि से आती हैं पत्रकार के साथ साथ। कांग्रेस पार्टी, ये जो मामला है इसकी परतें हर रोज खुल रही हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एनर्जी सिक्योरिटी पे मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस ने एक परत खोल दी, एक परत बांग्लादेश के समझौते ने खोल दी, एक परत गलती से खुद पीयूष गोयल जी खोल गए।
तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपके सामने दिन प्रतिदिन आ रहा है। ये 6 फरवरी का समझौता है। आदरणीय मित्र, आज हम केवल 16 फरवरी पर हैं। हमसे आपकी उत्सुकता, जिज्ञासा, थोड़ा सा रोष और थोड़ी सी अपेक्षा जायज है भारत के एक नागरिक के तौर पर। और मैं आपको ये कह सकता हूं, किसान की जब जब, मजदूर की, गरीब की जब जब आवाज उठाने का प्रश्न आया, कांग्रेस ने हमेशा अपनी छाती पर लाठियां खाई है। उनके लिए संघर्ष किया, अब भी करेंगे। धन्यवाद।